Hello everyone, so this is chapter 7 of history class 6th. The chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. क्या नाम है? अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, यानी कि जिसने एम्परर मतलब अशोका जो एम्परर था उसने गिव अप कर दिया था, वॉर को छोड़ दिया था. ठीक है, बट उसने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उसने ऐसा क्यों किया. तो हम इसी चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो रोशंस रुपीज़. सो मतलब इस प्रॉम्प्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट अस सी कि क्या रोशंस रुपीज़, रोशन के पैसे से क्या. रोशन क्लच्ड द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंड फादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे. तो रोशन क्या करती है, वो अपने ना मुट्ठी में मतलब पैसे को रख लेती है जो उसके ग्रैंड फादर ने उसके बर्थडे पे दिए थे. लाइक आपको भी बर्थडे पे गिफ्ट मिलते होंगे, पैसे मिलते होंगे. हमारे अंकल आंट या फिर जो भी रिलेटिव होते हैं वो पैसे देते हैं या फिर गिफ्ट देते हैं. तो ऐसे ही रोशन करते हैं अपने बर्थडे पे गिफ्ट में, यानी कि उसे नोट मिलते हैं, क्रिस्प नोट, बिल्कुल नए बिल्कुल न्यू नोट्स मिलते हैं. तो वो अपनी मतलब रख लेती है अपने क्रिस्प नोट्स को. ठीक है. क्लच्ड कर लेते, ज़ोर से पकड़ती है. ठीक है ना. वाइल शी बैडली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू सी डी, उसे ना नई सी डी लेना चाहती थी वो. ठीक है. शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स. और वो ना बस देखना भी चाहती थी और फील करना चाहती थी कि ब्रांड न्यू नोट्स कैसे होते हैं. इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ दैम हैड ए स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी. तो उसने क्या नोटिस किया? फर्स्ट थिंग उसने क्या नोटिस किया, नोट में क्या था, गांधी जी की जो है ना पिक्चर थी मूवी स्माइलिंग फेस की. आपने भी नोट को ऑब्जर्व किया होगा. तो आपको ये ना अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है कि आपको पहले क्या करना है कि नोट लेना होगा और उसको ना ऑब्जर्व करना होगा, राइट डाउन करना होगा आपकी जो जो आपने ऑब्जर्व किया उसमें. ठीक है ना. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, गांधी जी उस पर प्रिंटेड थे स्माइलिंग फेस में. ठीक है ना. वो भी राइट साइड में. ठीक है. फिर उसके बाद क्या था, हैड अ टिनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट में क्या था, टिनी सेट ऑफ लायंस. ये आपने ये भी देखा होगा कि नोट्स में ये भी होता है. क्या है ये, मतलब द लायन कैपिटल, जैसे क्या बोलते हैं लायन कैपिटल. मतलब फिर वो वंडर करती कि वो लाइन किस चीज़ के लिए है. सो लेट अस फाइंड आउट कि ये लाइन क्यों इस नोट्स में क्यों क्या है. क्योंकि ये हमारे इंडिया का नेशनल सिंबल है. ये क्या है, नेशनल सिंबल. सो दैट्स वाई ये जो था ना नोट्स में था, इंडियन करेंसी में है जो भी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अ वेरी बिग किंगडम इज़ इक्वल्स टू एन एम्पायर. तो मतलब जो किंगडम होता है, लाइक एक किंगडम हुआ जिसमें कुछ स्टेट्स हुए, वो उसका किंगडम बन गया. बट पूरा बहुत बड़ा जो किंगडम हुआ हम उससे क्या बोलेंगे, एन एम्पायर. क्या बोलेंगे, एम्पायर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. द लायंस दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. अब इसकी ना बहुत बड़ी हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री है जो भी हम नोट्स पर कॉइन्स पर ये जो लायंस देखते हैं. ठीक है. दे वर कार्व ऑन इन स्टोन. इन्हें ना स्टोन पर कार्व यानी कि बनाया गया था, क्राफ्ट्स पर्सन के द्वारा बनाया गया था, कार्व किया गया था, कुरेद कर बनाया गया था. ठीक है ना. एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. और इसे ना कहाँ पे प्लेस किया गया था, मैसिव मतलब स्टोन का जो पिलर होता है ना उस पर मतलब रखा गया था. इसे टॉप, उसके टॉप पे था ये. ठीक है. और कहाँ, कौन से पिलर के, सारनाथ में जो पिलर था ना, स्टोन पिलर. सारनाथ में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था. सारनाथ के बारे में क्या पढ़ा था कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपना फर्स्ट जो टीचिंग दी थी, वो फर्स्ट टीचिंग अपनी लाइफ की कहाँ पर दी थी, सारनाथ में. ठीक है. और ये भी पढ़ा था कि हम उन्हें पहले उन्हें अलाइटमेंट मिली थी बोध गया में, उसके बाद टीचिंग उन्होंने सारनाथ में दी थी. तो हाँ, आई होप आपको सभी को पता होगा इस बारे में. So Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions inscription were inscribed on pillars. ठीक है. तो जो अशोक कौन थे, अब वो ना एक ग्रेटेस्ट रूलर थे वन, और अपने टाइम के ना सबसे महान शासकों में से आते थे वो. ठीक है ना. और उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे ना वो ना पिलर्स पे इंस्क्राइब किए गए थे. लाइक अभी आपने देखा ये जो लायन कैपिटल था वो सारनाथ के जो पिलर पे थे उसके टॉप पे था. वही कुछ इंस्क्रिप्शन थे, कुछ आदेश वगैरह जो वो भी लिखवाते थे, तो वो स्टोन्स पर या फिर रॉक के पिलर्स पे लिखवाते थे. ठीक है. या फिर रॉक के सर्फेसिस पे. ठीक है ना. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, इससे पहले हम ये पता लगे कि उनमें क्या लिखा था. लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. तो हम ये पता लगाएंगे कि ये जो किंगडम था इसे एम्पायर क्यों बोला गया. ठीक है. लेट अस फाइंड आउट.
द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो एम्पायर अशोका ने रूल किया था उसे उसके फाउंडेड यानी कि स्थापना किसने करी थी उस एम्पायर की, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसके दादाजी थे यानी कि ग्रैंडफादर थे, पिता के पिता, ठीक है। मोर देन 2300 साल पहले यानी कि 2300 ईयर्स अगो चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त को ना चंद्रगुप्ता किसके द्वारा सपोर्टेड किया गया था? चाणक्य और कौटिल्य ने सपोर्ट किया था, जो कि बहुत वाइस मैन थे। उनने जो नीतियाँ बनाई गई थी उनके द्वारा, उन्होंने बुक भी लिखी थी अपनी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें क्या लिखे थे, उनके आइडियाज़ थे स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रूल्स थे। और वो उनके मतलब चाणक्य ने ही उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उनके रूलिंग के टाइम पे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, उनकी बुक का क्या नाम था? क्या नाम था बुक का? अर्थशास्त्र। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्थशास्त्र। सो सॉरी फॉर द राइटिंग, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। डायनेस्टी क्या होता है? अब आपने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होता है। लेट गेट द सम क्लैरिटी। तो इसमें क्या लिखा है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। तो मतलब जब मेंबर सेम फैमिली के रूलर्स बन जाते हैं वन एक के बाद एक, तो हम उसे ही क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। यानी कि एक फैमिली फिर उसका ही सन वो किंग बनेगा, फिर उसका सन किंग बनेगा, इस तरह से मतलब ऐसे साइकिल सी है ना जो चलती रहेगी, हायरार्की चलती फॉलो होती है इसमें, ठीक है। इसमें मतलब बेसिकली ब्लड रिलेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उनका बेटा ही राजा बनेगा। तो जो मौर्य थे ना वो डायनेस्टी थी। क्या मतलब इसमें क्या किन किन कौन कौन थे इनके डायनेस्टी में? मौर्यज वर ए डायनेस्टी विद थ्री इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। चंद्रगुप्त हमने पढ़ा, जिन्होंने स्थापना करी थी मौर्यन एम्पायर की, ठीक है। मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त, जो कि उसके दादाजी थे किसके? अशोका द ग्रेट रूलर, ठीक है। फिर उसके बाद है उनके सन यानी बिंदुसार, एंड फिर बिंदुसार के सन कौन हुए? अशोक, ठीक है। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए। सो देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। तो ना उस एम्पायर में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, सेवरल सिटीज़ थी। जो ब्लैक से जो डॉट है ना वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। ब्लैक में आप देख सकते हो पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तक्षशिला है, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। एंड रेड वाले जो डॉट्स दिख रहे हैं आप उसको, वहाँ पे ना इंस्क्रिप्शन मिले थे, समझे आप? इंस्क्रिप्शन जो कि रॉक पे कुरेद कर लिखा जाता है, जो भी मैसेज होता है तो वो इंस्क्रिप्शन होते थे। इतनी सारी जगहों पर क्या मिले थे? इंस्क्रिप्शन। यू कैन रीड लाइक मस्की, सोपार, ब्रह्मगिरी, जोगाद, कौशाम्बी, गुज्जर, मेरठ, कलसी एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। So let's come to the topic. These included the capital, several important cities थी एम्पायर में। उसमें क्या क्या था? इंक्लूडेड द कैपिटल कॉल्ड पाटलिपुत्र। तो अशोका की जो कैपिटल थी यानी कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। और फिर उसमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला क्या था? एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए। तक्षशिला जो था ना एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। जो तक्षशिला था ना, अब मैं फाइंड आउट कीजिए कि तक्षशिला जो था ना वो नॉर्थ वेस्ट के लिए कैसे था। हाँ, यहाँ पे नॉर्थ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और इस डायरेक्शन में वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट ये हुआ तक्षशिला। ये गेटवे था किस चीज़ के लिए? तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया जाने के लिए, नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए एक गेटवे का काम करता था तक्षशिला, ठीक है। ओके, सो वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उज्जैन ने ना रूट मतलब काइंड ऑफ ले किया था रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेयर इज़ उज्जैन? एक रूट का काम किया था उज्जैन ने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ के लिए, ठीक है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट्समैन प्रोबेबली लिव्ड इन द सिटीज़। इन सिटीज़ में मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स
व्यापारीज ऑफिशियल्स जो भी थे, क्राफ्ट पर्सन, उन्होंने इन सिटीज़ में लिव किया था, वो मतलब रहे थे इन सिटीज़ में. इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स. कुछ जो अलग अदर एरियाज़ थे, जैसे उनमें क्या था, विलेजेस थे फार्मर्स के, हर्डर और हर्डर्स के थे. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट. सेंट्रल इंडिया में क्या था, फॉरेस्ट था. वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी. दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ. इससे हमें क्या पता लगता है, ये इसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, जिसके बारे में आप नेक्स्ट अपनी क्लास में भी पढ़ोगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, कि जब लोगों में डिफरेंसेस होते हैं बट स्टिल वो टुगेदर रहते हैं. लाइक लैंग्वेजेस भी अलग हो गई, लैंग्वेजेस, फूड अलग हो गया, कल्चर एंड क्लोथ, बट स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर. सो अब आपने डाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा. सो हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस. लेट मी इरेज. ओके, सो अब इसमें बोला गया कि एम्पायर और किंगडम कैसे अलग थे. एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम. तो बेसिक डिफरेंस क्या आ गया कि जो एम्पायर थे वो बड़े थे और किंगडम जो थे वो छोटे थे. जो एम्पायर को रूल करने वाला था उसको हम बोल रहे थे एम्परर. क्या बोल रहे थे, एम्परर. और जो किंग मतलब डेस्टिनी को रूल करने वालों को हम बोल रहे थे किंग. तो ना एम्परर को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी क्योंकि वो ज़्यादा बड़े एरिया को रूल कर रहा था. वही किंग जो था ना वो शॉर्टर एरिया को रूल कर रहा था, इसलिए. और किंगडम्स और उसके किंग जिस एरिया को रूल कर रहा था उसे हम बोल रहे थे किंगडम. तो इसलिए एम्पायर के लिए बिग आर्मी की ज़रूरत थी और किंगडम के लिए स्मॉल आर्मी की ज़रूरत थी. ठीक है ना. सो नेक्स्ट डिफरेंस इज से सो ऑल्सो दे नीड ए लार्जर अमाउंट ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस. एक फिर नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ना फिर अगर एम्पायर जो बड़ा था तो उसके लिए ज़्यादा नंबर में ऑफिशियल्स चाहिए थे जो कि कलेक्ट कर सके टैक्सेस को. ठीक है. देन है रूलिंग द एम्पायर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक दैट इज़ रूलिंग द एम्पायर. तो एम्पायर पे कैसे रूल किया जा रहा था. ठीक है, अब उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. एज द एम्पायर वाज सो लार्ज. एम्पायर जो था ना वो लार्ज था, जैसे कि हमने पढ़ लिया ये. डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली. हर पार्ट जो ना डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से रूल किया जा रहा था क्योंकि लैंग्वेजेस अलग थी. तो कम्युनिकेशन जो है ना वो अलग हो गया इस टाइप से. एक ये रीज़न भी रहा होगा कि क्योंकि रूल डिफरेंटली क्यों किया जाता है, एक तो लैंग्वेज की वजह से. ठीक है. द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. जो पाटलिपुत्र जो उनकी कैपिटल थी ना वो उसका डायरेक्ट कंट्रोल था किस पर, एम्परर का उस पर डायरेक्ट कंट्रोल था. दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स. और ना ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था कलेक्ट करने के लिए टैक्स को फार्मर्स को, हर्डर्स को, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था, जो कि कहाँ पे रहते थे, विलेजेस में रह रहे थे और टाउन्स में रह रहे थे. ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स. ऑफिशियल ना उन्हें भी पनिश करते थे जो डिसओबे यानी कि रूलर के जो ऑर्डर्स को डिसओबे करते थे यानी कि मानते नहीं थे, उन्हें फॉलो नहीं करते थे, तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी लोगों को. एंड मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज. ऑफिशियल्स को सैलरीज भी मिलती थी. मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स पर ना जासूस लगाए जाते थे जो कि उन पर नज़र रखते थे कि वो किसी भी टाइप का वो नहीं कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, यानी वो अपना ऑनेस्टी से अपना काम तो कर रहे हैं ना. तो इस चीज़ के लिए स्पाइज लगाए जाते थे, जासूस, कि वो छिप कर ये देख सकें कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल. और एम्परर ना सबको सुपरवाइज करता था, सबको. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ मेम्बर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. किसकी हेल्प से, रॉयल मेंबर्स जो थे फैमिली में उनकी हेल्प से, और जो सीनियर मिनिस्टर्स थे उनकी हेल्प से सुपरविजन होता था. देयर वर अदर एरियाज़ और कुछ अदर प्रोविंसेस भी थे
ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तो कुछ है ना प्रोविंशियल कैपिटल्स, कुछ प्रांत जो होते थे उनकी कैपिटल होती थी। फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया तक्षशिला और उज्जैन। वहाँ से भी मतलब रूल, थोड़ा बहुत रूल वहाँ से भी किया जाता था। और मतलब और सम पार्ट ऑल्दो देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल princes often sent as governors, local customs and rules were probably followed। और क्या होता था कि ना रॉयल जो प्रिंस होते थे ना वो मतलब उन्हें एक गवर्नर के रूप में एक सेंड किया जाता था ताकि वो और अच्छे तरीके से रूल कर सकें और रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं ना वो इस चीज़ को देख सकें, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। एडिशनली क्या था उधर ना वास्ट एरिया था सेंटर्स के बीच में। सेंटर्स के बीच में क्या था, वास्ट एरियाज था। हियर द मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। मौर्याज ने क्या ट्राई किया था, कंट्रोल करने के, रोड्स को और रिवर को कंट्रोल करने का ट्राई किया। विच वाज इम्पोर्टेंट, वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था, वो रोड पर कंट्रोल चाहते थे एंड रिवर पर। वाई बट दैट, क्यों चाहते थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट को ईजी करना चाहते थे। किसके लिए इम्पोर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज, और ट्रांसपोर्ट क्यों करना था कि ताकि रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जा सके, रिसोर्सेज को एज अ टैक्स और ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। तो मतलब अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था, ब्लैंकेट्स के लिए। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो इसमें ये भी बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में, जैसे हमने पढ़ा था कांधार के बारे में पढ़ा था जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, तो किसकी, ब्लैंकेट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट था। वही साउथ इंडिया गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए इम्पोर्टेंट था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। मतलब ये चीज़ें कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था एक एम्पायर के लिए टू ग्रो। ट्रिब्यूट, अब ट्रिब्यूट क्या होता था, टैक्सेस हमने पढ़ लिया। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो टैक्सेस क्या होते थे रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे। ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल, मतलब जब तक पॉसिबल होता था, व्हेन इट वाज हु गिव अ वेट ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। जो इच्छुक लोग होते थे मोर और लेस वो जो कभी कभार देते थे वो होता था ट्रिब्यूट। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स भी होते थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, वो जो थे ना वो इंडिपेंडेंट थे। बट मैनी हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, बट कुछ से मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैनी कईयों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रोवाइड करेंगे अपने रिसोर्सेज लाइक एलिफेंट्स, टिम्बर वुड यानी, और फिर हनी, वैक्स एंड किनको, मॉडर्न ऑफिशियल्स को काइंड ऑफ ट्रिब्यूट के रूप में देंगे, ठीक है। इसके अब हम पढ़ेंगे द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. Megasthenes wrote an account what he saw. Here is a part of his description. मेगास्थनीज जो था ना वो एक एम्बेसडर था, ठीक है, यानी कि राजदूत था। जो मतलब राजदूत क्या होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं अपना कुछ मैसेज लेके, ठीक है। तो उस एम्बेसडर को क्या किया गया था, ये जो मेगास्थनीज एम्बेसडर था उसे सेंड किया गया था किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त के कोर्ट में सेंड किया गया था। कि किसने सेंड किया था मेगास्थनीज को, ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया के, सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर जो कि किंग थे, उन्होंने अपने राजदूत को मेगास्थनीज को चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा, ठीक है। सो उससे फिर आगे क्या हुआ, तो मेगास्थनीज ने रोट क्या लिखा था, एक अकाउंट मतलब वट अबाउट ही, जो उसने देखा था ना उस चीज़ के बारे में उसने अपना अकाउंट यानी कुछ विवरण लिखा था। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, उसने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा था जो भी उसने देखा था।
लाइक आप कहीं भी जाओगे, कहीं घूमने जाओगे तो आप भी लाइक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी थी। तो ठीक है। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। ही इज़ कैरिड इन ए गोल्डन पेलैंक्विन। तो उन्होंने कुछ विवरण दिया था कि कैसा होता था। ओकेजन्स ऑन विच एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड, जब वो ओकेजन के बारे में बताया जब एम्परर पब्लिक में अपीयर होते थे तो कुछ रॉयल प्रोसेशंस होते थे, रॉयल ग्रैंड फंक्शंस होते काइंड ऑफ। और उन्हें ना गोल्डन पैलेंक्यू यानी कि कुछ पैलेंक्यू यानी कि पालकी, मतलब गोल्ड सोने की बनी हुई पालकी में वो रॉयल किंग्स जो थे वो आते थे। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। जो उसके गार्ड्स होते थे ना वो एलिफेंट्स पर आते थे, जो एलिफेंट्स भी डेकोरेटेड होते थे गोल्ड एंड सिल्वर से। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स। मतलब इतना भव्य समारोह के टाइप में होता था जिसमें क्या होता था, गार्ड्स जो थे ना वो कुछ ट्रीज़ को कैरी करते थे जिसपे क्या होते थे, पूरे झुंड होते थे किसके, पैरट्स के होते थे, फ्लॉक्स सर्कल्स अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। किंग सराउंडेड होता था आर्म्ड वुमेन यानी कि जिनके पास हथियार वगैरह होते थे, वेपन होते थे, उन आर्म्ड वुमेन से वो सराउंडेड होता था। ही इज़ अफ्रेड दैट समबडी मे ट्राई टू किल हिम। वो ना डरा होता था कि क्या पता उसे कोई किल कर दे। ही वॉज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। उसे स्पेशल सर्वेंट्स मिले हुए थे कि जो फूड खाने से पहले लोग टेस्ट करते थे कि उसमें पॉइजन तो नहीं मिला दिया गया है। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। उस सेम बेडरूम में कभी सो नहीं सकते थे 2 रात के लिए, मतलब हर बार उनका जो बेडरूम है ना वो चेंज होता रहता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, जो कि मॉडर्न पटना है पाटलिपुत्र। ही रोट, दिस इज़ ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये क्या है, एक लार्ज है ब्यूटीफुल सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। वो क्या है, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी है और सराउंडेड मैसिव वॉल, एक बड़ी मैसिव वॉल बनाई गई है। 570 टावर हैं, 64 गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड। मतलब 2-3 मंजिलों के घर बने हैं वुड के और मड ब्रिक के। द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड। किंग का जो पैलेस है ना वो भी लकड़ी का बनाया गया है और स्टोन कार्विंग हुई है उस पर। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। और इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स, वो गार्डन से सराउंडेड है, और एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स को रखने के लिए भी कुछ वो बनाए गए हैं एनक्लोजर्स। और आपको क्या लगता है कि मतलब किंग के पास स्पेशल सर्वेंट्स क्यों होते थे टेस्ट करने के लिए फूड को। इन वट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फॉर मोहनजोदारो। आपको ये चैप्टर 3 को ना रिवाइज करना होगा और आपको फाइंड डिस्टिंग्विश करना होगा डिफरेंसेस को पाटलिपुत्र और मोहनजोदारो को, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अशोक, यूनिक रूलर। अब अशोक जो था ना वो एक यूनिक रूलर था, उसे क्यों यूनिक रूलर का नाम दिया गया। उसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर में। कौन कौन थे, चंद्रगुप्ता जिसने फाउंड किया था, कौन, एक मिनट, चंद्रगुप्ता पहला। सेकंड था बिंदुसार, थर्ड था अशोक। फिर अशोक ने ऐसा क्या किया जो उसे यूनिक रूलर बोला गया। सो लेट अस फाइंड आउट। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वाज अशोक। जो सबसे फेमस जो मॉडर्न रूलर था ना वो था अशोक। कौन था, अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो ना फर्स्ट रूलर था जिसने अपना मैसेज जो है ना लोगों तक पहुंचाने की उसने ट्राई किया था थ्रू इंस्क्रिप्शंस। आपने पढ़ा है पहले भी, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो पत्थरों पर कुछ मैसेज लिखवाए जाते थे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत जो कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, उसमें उसके इंस्क्रिप्शन थे ताकि लोग समझ पाएँ। एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी में थे और प्राकृत में थे, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उसके जो इंस्क्रिप्शन थे वो कौन से लैंग्वेजेस में थे, प्राकृत, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड ब्राह्मी।
ओके, अशोकाज वॉर इन कलिंग। लेट्स सी कितना चैप्टर रहता है, थोड़ा चैप्टर है। अशोकाज वॉर इन कलिंग। कलिंग इज़ द एंशंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंग जो है ना वो एंशंट नेम है कोस्टल ओडिशा का। कलिंग क्या है, लेट मी चेंज द कलर। कलिंग ना कोस्टल ओडिशा का ना एंशंट नेम है, ठीक है ना। अशोका फॉट अ वॉर टू कनकर कलिंग। अशोका ने ना अपने अंडर में मतलब कलिंगा को जीतने के लिए एक वॉर लड़ी थी, ठीक है ना। हाउएवर ही वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस। पर वो डर गया था, कब, जब उसने इतनी हॉरिफाइड वायलेंस मतलब हिंसा को देखा था, इतने बड़े लेवल पर ब्लड शेड, खून बह रहे थे इतने ज़्यादा। देन ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर। तो उसने क्या डिसाइड किया, तो ये काइंड ऑफ एक चेंजिंग पॉइंट कहते हैं ना, चेंजिंग पॉइंट आ गया उसके, टर्निंग पॉइंट, सॉरी, दैट इज़ टर्निंग पॉइंट आ गया था उसके लाइफ में। टर्निंग पॉइंट था तब उसने मतलब रियलाइज़ किया कि वॉर करने से कुछ नहीं होगा। वो क्योंकि हॉरिफाइड भी हो गया था कि इतना ज़्यादा ब्लड शेड था, तब उसे जाकर कहीं रियलाइज़ हो गया था कि वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला, ब्लड शेड दैट इज़। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो कोई भी फाइट नहीं करेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ही गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। मतलब उसने फिर मतलब वॉर, उसने सब चीज़ों को त्याग दिया था काइंड ऑफ कि अब वो कोई वॉर नहीं करेगा। तो ये ऐसा कौन था, ये सिर्फ अशोक जो था ना वो पहला रूलर था जिसे अब रियलाइज़ हुआ था, ये एक पहला रूलर था जिसे वॉर के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। दैट इज़ वाई ही इज़ अ यूनिक रूलर। तो हमें ऐसे कैसे पता लगा कि कलिंग वॉर के बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब वो वॉर कोई भी वॉर नहीं लड़ेगा। तो हमें ये पता लगा था इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। सो ये भी उनके एक वो खासियत थी कि उन्होंने सब कुछ अपना इंस्क्रिप्शंस में मैसेज दिया लोगों को, जिससे हमें पता लगा, आज हमें पता लग पाया है। तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ डाटा दिया गया है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द वॉर, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, सॉरी। उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में बताया कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंग। मतलब 8 सालों के बाद जब वो किंग बन गया था, किंग बनने के 8 साल बाद उसने कलिंग को जीत लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। मतलब 1 लाख से भी 1.5 लाख लोग होंगे, 1.5 लाख समथिंग अप्रॉक्सीमेट बोला गया ये, कि ना लोगों को कैप्चर, बंदी बना लिया गया। और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया गया था, मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड यानी उनको फिर मार दिया गया था। लाखों लोगों से भी ज़्यादा की हत्या की गई थी। दिस फिल्ड में विद सोरो। उससे अब उन्हें दुख हुआ, क्यों। Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die। जब एक इंडिपेंडेंट लैंड को जीता जाता है तो उससे क्या होता है, उसका क्या अफेक्ट पड़ता है, आफ्टर मैथ क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस। उसका क्या होता था कि लैक्स ऑफ पीपल मर जाते थे, उन्हें अपने घरों से मतलब हाथ धोना पड़ता था, अपने जान गंवानी पड़ती थी। एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर। और उन्हें कईयों को बंदी बना दिया जाता था। ब्राह्मण से उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता था, ब्राह्मण मॉन्क्स की हत्या, मतलब मर जाते थे वो भी। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। पीपल जो खुद काइंड थे रिलेटिव्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, स्लेव्स के, सर्वेंट्स के, वो सब मर जाते थे और अपने लव्ड वंस को लूज़ कर देते थे। दैट इज़ वाई आई एम सैड। इसलिए वो जो है इन सब चीज़ों की वजह से अब वो अशोक हैं वो सैड थे। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। तो अब उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो धम्म के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो दूसरों को भी बताएंगे, ठीक है ना। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज़ मच बेटर देन कनकरिंग दैम थ्रू फोर्स। अब उनका एक मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव ये डेवलप हुआ कि ना लोगों पर जीतना धम्म के थ्रू इज़ मतलब वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि
उन्हें जीता जाए फोर्स के थ्रू, उन्हें लड़ाई करके उन्हें अपने अंडर लाया जाए, उससे बेटर है कि धम के थ्रू वो क्या करें, लोगों पर जीत हासिल कर पाएँ. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. तो अब ये वो बोलते हैं कि ना मैं ना ये इंस्क्रिप्शन क्यों लिख रहा हूँ. उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी बताया कि ना उनके जो बेटे हैं या फिर उनके ग्रैंडसन, उनके पड़पोते, मतलब पोते पड़पोते ये देखें और फिर वो वॉर के बारे में ना सोचें. तो उनके कितने नेक विचार थे इसके बाद, कितना चेंज आया था उनमें एक वॉर के बाद. तो ये एग्जैक्टली एक क्या था टर्निंग पॉइंट. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. धम्मा के बारे में पढ़ते हैं. धम्मा जो है ना एक प्राकृत वर्ड है जो कि संस्कृत टर्म धर्म के लिए धम्मा बोला गया था. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे धम्म क्या था. What was Ashoka's धम्म? Ashoka's धम्म did not involve worship of a god. मतलब धम्म में ये नहीं था कि हम किसी भगवान की पूजा करेंगे या वर्शिप करेंगे, नहीं, और कोई परफॉर्मेंस करेंगे सेक्रीफाइस का, नहीं. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of Buddha. तो वो ना बुद्ध की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे. तो जैसे एक फादर अपने बच्चे को सिखाता है, उसी प्रकार से उसकी भी ड्यूटी थी कि वो अपने लोगों को सिखाए धम्म के थ्रू. ठीक है ना. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी जिससे उसे ट्रबल हुआ था, मुश्किलें आई थी उसे. ठीक है ना. पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, क्योंकि एम्पायर में ना लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था, समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी. एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, और स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को इल ट्रीटेड, गलत ट्रीटमेंट होता था उनके साथ. बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबरर्स. मतलब लड़ाई होती थी फैमिलीज़ में, नेबरर्स में, नेबर जो पड़ोसी थे उनमें भी लड़ाई होती थी. अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अशोका ने अब क्या फील किया कि ये उनकी ड्यूटी है. अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामत. तो अब उसने ये फील किया कि उसकी ड्यूटी है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जो लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे सॉल्व करेगा पीस मेंटेन करने के लिए. अब उसने सोचा अब वो ऐसा कैसे कर सकता था. तो उसने कुछ ऑफिशियल्स जो है ना अपॉइंट करे थे, जिनका क्या नाम था, धम्म महामत. धम्म महामत. रिपीट आफ्टर मी. धम्म महामत. हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग अबाउट धम्म. वो टीचिंग देते धम्म के बारे में. धम्म यानी कि धर्म, एक्चुअल क्या धर्म लोगों को फॉलो करना चाहिए. वॉर की जगह फ्रेंडशिप को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर. अब उसने क्या किया, अब धम्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए रॉक पे इंस्क्रिप्शंस को मतलब इंस्क्रिप्शंस बनवाए, इंस्क्राइब किया है, अपने मैसेज जो है ना इंस्क्राइब करवाए थे रॉक्स एंड पिलर्स पे. ठीक है ना. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स. और फिर उसने अब ये इंस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद ये भी किया कि जो लोग रीड नहीं कर सकते थे, जो इलिटरेट थे, उनको ये मैसेज सुनाया जाने लगा था उन इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा जो उसने अपॉइंट किए थे. सो दैट वाज अ बिग स्टेप बाय हिम. अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्म. उसने ना काफ़ी मैसेंजर्स भेजे थे अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए. दिए बट हूँ. अशोका ने क्या किया था, सेंड करे थे मैसेंजर्स को आइडियाज़ धम्म के बारे में, जो उसके आइडियाज़ के थे वो दूसरी जगहों पर पहुंचाने के लिए, सच है सीरिया. उसने सीरिया में अपने मैसेंजर भेजे, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. अब आपको मैप देखना होगा पेज नंबर 76 और 77 पे, और फाइंड आउट करना होगा इसके बारे में. ही बिल्ड रोड्स. उसने क्या किया, रोड्स बनाए गए ताकि ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ताकि वो और अच्छे से मैसेज स्प्रेड कर पाए ईजिली एंड इन लेस टाइम. ठीक है. डग वेल्स, कुएँ भी बनवाए उसने. एंड बिल्ट रेस्ट रूम भी बनाए गए ताकि जो
लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दूर दूर जगहों से मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं। अब उन्हें कोई भी किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो, असुविधा ना हो, तो रेस्ट रूम की फैसिलिटी उसने प्रोवाइड कराई। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब लोगों को रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसने मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भी करी फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। सो दिस इज़ सच अ ग्रेट थिंग ही डिड इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे कुछ अशोका के जो मैसेज हैं वो मैसेज हैं वो बताए गए हैं। वो एक दो मतलब पढ़ लेते हैं कि रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, हमें अपने एल्डर्स के रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल क्रीचर्स को कंपैशन, दया के साथ ट्रीट करना चाहिए। हमें गिफ्ट देना चाहिए ब्राह्मण्स और मोंक्स को। और ना ये गलत होगा कि हम अपने रिलीजन को प्रेस करें और दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हमें हर इंसान के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अदर्स, मतलब अगर हम अपने रिलीजन को अच्छा बोल रहे हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम खुद अपने आप को हार्म पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कुछ ये चीज़ें थी। एक लास्ट चीज़ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई नो आपको पता होगा ये, रोट हिज इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न फ्रॉम देम। तो उन्होंने बोला था इन 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 इंस्क्रिप्शन के बारे में बोला था कि हम ना इन्हें स्टिल अभी अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, और हम इनसे अभी भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है। ओके, एल्सवेयर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पढ़ लेते हैं। एल्सवेयर, समवट बिफोर द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर, अबाउट 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले क्या था, एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द, जो चाइना के जो एम्परर थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। पेस्टोरल पीपल के बार मतलब क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था नॉर्दर्न फ्रंटियर को। ठीक है। एडिशंस फ्रॉम द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। मतलब वो एम्पायर के जो फ्रंटियर्स थे, जो आगे रहने वाले थे, वो ना कॉन्स्टेंट शिफ्ट कर रहे थे। तो फिर ना वॉल की जो लेंथ थी ना, एक वॉल बनाई गई ताकि वो और शिफ्ट ना करें। मगर शिफ्ट होने से क्या हो रहा था कि वो उनका एम्पायर का जो रीजन था ना वो कम होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने एक वॉल बनाने का डिसीजन लिया था। ठीक है ना। तो उसकी लेंथ कितनी थी, 6400 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन, 6400 किलोमीटर बड़ी एक वॉल, और जो कि स्टोन और ब्रिक की बनी थी, विद ए रोड अलोंग द टॉप, जिसके टॉप पे क्या था, रोड था। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, काफ़ी हज़ारों लोगों ने मिलकर बनाया था। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग अ डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 100 से वॉच टावर्स भी बनाए गए 100-200 मीटर के डिस्टेंसेस पे। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ completed. Thanks for watching.